हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज हम जानेंगे प्रेमचंद्र जी के एक महत्वपूर्ण उपन्यास गबन के बारे में। जब कोई किसी चीज़ को चुराता है तो इसे हम गबन कहते हैं। इसी कहानी में एक लड़की है जालपा, उसकी माता का नाम मानकी है। और यहाँ पर जो कहानी है, उनके जो पतिदेव होते हैं दीनदयाल, वे बहुत ज़्यादा रुपया नहीं कमाते हैं, केवल 5 रुपये इनकी तनख्वाह होती है। पुराने ज़माने में जो है 5 रुपये भी बहुत हुआ करते थे, लेकिन 5 रुपये से इनका जो है सब कुछ नहीं चल पाता है। लेकिन कहने के लिए वे अपने आप को गांव का ज़मींदार समझते थे। होता क्या है कि उनकी जो लड़की होती है जालपा, वो खेल रही होती है। तो खेल रही होती है, उसी समय एक विसाती यानी कि बेचने वाला उधर से आ रहा होता है और तरह तरह की चीज़ें, गुड़िया, हीरो के हार, मोती वगैरह सब जो है वहाँ दिखाता है। तो उनकी जो लड़की होती है जालपा, वह कहती है हमें वो वाला चाहिए। माता कहती है वह बहुत महंगा है। उसकी माता पूछती है ओ भैया, ये हार कितने का दिया? विसाती कहता है 20 आने का साहब। मेम साहब क्या करें, ये जो है बहुत ही महंगा बिकता है, पर भी ना मेरा फ़ायदा ना आपका फ़ायदा, मैं आपको इसे 20 आने में दे दूँगा। उनकी माता जी कहती है कि यह तो बहुत महंगा है। इस तरह से उनके बीच जो है बातचीत होती है और विसाती कहता है उनकी बेटी कि जो अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसके बाद तो ये ब्याह हो जाएगा और ये घर को छोड़ के चली जाएगी। तो उसकी माता को ये बात दिल पे लग जाती है और क्या करती है कि उसकी माता इस हार को खरीद लेती है जालपा के लिए। इस आभूषण जो है, शुरू से ही जालपा को आभूषण जो है बहुत पसंद आते हैं। उसके पीछे दीवानी होती है और हमेशा यह सोचते रहती है कि हमें जो है आभूषण मिले, गहने मिले। और उसकी मम्मी भी कहती है, उस ज़माने में चल रहा होता है चंद्रहार, लगभग 1000 रुपये इसकी कीमत होती है। वह कहती है कि जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारे लिए चंद्रहार आएगा। लेकिन वह कहती है कि गांव में इतनी शादी हुई, लेकिन आज तक तो मैंने चंद्रहार ना देखा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे लिए ज़रूर आएगा। इस तरह वे एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो जो है सपने देखने लगती है कि एक दिन मेरे लिए भी चंद्रहार आएगा। एक दिन जो है उसके पिताजी उसकी मम्मी के लिए चंद्रहार खरीद कर लाते हैं और यह देखकर जो है वह भी सोचती है कि मेरे लिए भी चंद्रहार जरूर आएगा। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब उसकी लड़की की शादी का बात घर में चल रही होती है। और जो दीनदयाल जी होते हैं यानी कि जालपा के पिता, उनके दोस्त होते हैं। उनका नाम होता है दयानाथ, उनका लड़का होता है रामनाथ। रामनाथ वास्तव में कुछ नहीं करता था, उन्होंने प्लानिंग कर रखी होती है। उसके 10 दोस्त होते हैं। उन 10 दोस्तों ने अलग अलग गेटअप यानी कि वेशभूषा धारण कर रखा होता है। किसी ने डॉक्टर का गेटअप धारण किया कर लिया तो किसी ने वकील का। इस प्रकार सभी ने के पास अलग अलग वस्त्र रखे होते हैं और करते क्या है, ये लोग बदल बदल कर पहनते हैं। इस प्रकार हर आदमी के पास 10 तरह के कपड़े हो जाते हैं और हमेशा हीरो बनकर घूमते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं, सिर्फ हीरोपंती इनकी चलते रहती है। और इस तरह से वह बहुत परेशान होते हैं। इनके पिता अपने लड़के से इतने परेशान होते हैं। तब उनकी पत्नी कहती है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो औरतें होती थी कहती थी कि जो बेटा बिगड़ गया है इसके शादी वादी करवा दी जाए, ये सुधर जाएगा, जॉब वॉब करने लगेगा। तो ये बात सुझाव देती है अपने पति को, तो वो भी मान जाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए शादी के लिए लड़की देगा कौन? वह कहती है कि लड़के की शादी करा दो, जिससे जो है ये सुधर तो जाएगा, कुछ काम वाम भी करने लगेगा। फिर क्या होता है कि लड़के का रिश्ता नहीं लगता है। लड़की इसे देगा कौन? ये तो जो है रिश्ता करने जाते हैं तो ये तो कुछ काम करता नहीं था कि इसे जो है रिश्ता दिए कोई। फिर जालपा का रिश्ता जो है इनके लिए पहुंचता है और इनकी आंखें चमक जाती हैं और वह कहती हैं कि ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर ये रिश्ता भी गया तो लड़के की शादी वादी नहीं होने वाली है। वह कहती है जैसे तैसे रिश्ता कर लो, लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं वे कहते हैं देखो हमें उतना पैसा वैसा नहीं मिलता है, ना मेरे पास इतने रुपए हैं कि मैं शादी करा सकूं, और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं शादी वादी नहीं करने वाला, मेरे ऊपर कर्ज लग जाएगा। तो उनकी जो पत्नी होती है उनको समझा रही होती है कि लड़की वाले भी तो कुछ देंगे, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में कर लेंगे, कम से कम 2-3 हज़ार रुपया तो चढ़ावा देंगे, इसके अलावा तिलक भी मिलेगा।
और बहुत कुछ समझा देती है। धीरे धीरे जो है उनको पूरी बात समझ में आ जाती है और वे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शादी की बात होती है तो जो लड़का होता है इनका रामनाथ, जो कि बिल्कुल हीरो होता है, उसे लगता है कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे वैसे हैं, और वे क्या करता है कि दबा के खर्चा करता है। कुछ बैंड बाजे आते हैं तो कुछ डीजे वगैरह मंगाया जाता है, खूब तैयारी होती है। असल बात तो यह है कि पिताजी का कहना है कि देख बेटा, कि तैयारी इतनी की जाए कि गांव में दूर दूर तक ये पता चल जाए कि कोई शादी हो रही है, बारात होने वाली है। जब चढ़ावे की बात आती है तो जैसे तैसे जो है 2-3 हज़ार के गहने ले जाते हैं और जाके इतना खर्च कर देते हैं जितना उनकी तनख्वाह भी नहीं होती। पर इतना जोश जोश में जो ये खर्चा कर देते हैं, लेकिन चंद्रहार भी लेने की बात जब आती है तो इनकी कीमत देखकर जो है इनके होश उड़ जाते हैं। 1000 रुपये इस चंद्रहार की कीमत रहती है, तो उनके पास इतना बजट नहीं होता कि चंद्रहार खरीदे। उनकी जो पत्नी होती है समझाती है कि बेटा देख, मान जा वरना चक्कर में पड़ जाएगा। फिर भी कहते हैं कि चंद्रहार नहीं दोगे तो क्या हुआ, बाकी चीज़ें जो इंतजाम कर रखी थी ये भी बहुत अच्छे ही हैं, चलो इसी से काम चल जाएगा। इस तरीके से जो चढ़ावा होता है उसे ले जाके बारात ले जाने की तैयारी होती है। तो इतना इंतजाम ले जाते हैं कि गांव में पूरे नाचने वाचने का इंतजाम होता है, बैंड बाजे के इंतजाम होता है, बीच बीच में लोग जो है घुंघरू बांध कर नाच रहे होते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से जो है व्यवस्था की गई है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। 5-6 हज़ार रुपये जो है खर्च कर दिए होते हैं केवल सजावटी सामानों को दिखाने के लिए। और बारात जाने की जब होती है और जब बारात पहुंचती है तो लोग खड़े होकर देखने लगते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि बारात कैसी है, वाह क्या बारात है। बारात भी गाड़ी में आती है, उस जमाने में बैठ के जाते हैं। पूरा दूर दूर तक गांव में पता चल जाता है कि कोई कायदे की बारात आई है, शादी हो रही है। जब वे लोग गांव पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं चढ़ावे में क्या आया है। तो इतने सारे हीरे जवाहरात और भी बहुत कुछ देखते हैं गांव वाले, तो देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन असल बात तो यह थी कि सब चंद्रहार को देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन चंद्रहार तो नहीं निकलता है। तो लोग फिर भी तारीफ कर देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कुछ लाया है। लेकिन जो लड़की होती है जालपा, वह सोचती है कि उसका मन जो है इतना सालों से जो है 7-8 साल से बेचारी इंतज़ार करती है कि चंद्रहार उसके लिए आएगा, शादी में चंद्रहार मिलेगा, पूरा खुश होती है। जब उसे चंद्रहार नहीं निकलता तो उसके अरमान सारे टूट जाते हैं और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। जब वह बैठ के रो रही होती है तो कुछ सहेलियाँ, 3 सहेलियाँ जो उसके रूम में आती हैं और कहती हैं देख चंद्रहार नहीं मिला तो क्या हुआ, बहुत ही अच्छा है, तारीफ़ वगैरह करती है। लेकिन कुछ जो सहेलियाँ होती है वह कहती है चंद्रहार नहीं मिला तो क्या फ़ायदा, ऐसे और चढ़ाने की कोशिश करती है, भड़का उड़का देती है पूरा। और ये भी कहती है कि देख तुम्हारी मम्मी के पास तो चंद्रहार है और वो तुम्हें नहीं देगी क्या। तो उसकी बात सुनकर जो है ये हमारी जो जालपा है, इस तरह से वह सोचती रहती है कि काश मेरी मम्मी मुझे चंद्रहार दे देती। और इस तरीके से वहाँ बातचीत चल रही होती है। और उसके बाद उसकी सहेलियाँ जो है उसे समझाती है कि भले ही अभी चंद्रहार नहीं मिला और नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, तुम एक काम कर, देख हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। जाते जाते तुम क्या करना कि रूठ जाना, और रूठ जाना इस तरह से कि तुम कोई भी गहना नहीं पहनना, कोई भी गहना तुम जाके वहाँ नहीं पहनना जब तक तुम्हें चंद्रहार नहीं मिल जाता। और इस तरह से जो है उनके कान भर देती है। और रूठ जाने के बाद क्या होता है, फिर जो तुम्हारा पति है मजबूरी में तुम्हें चंद्रहार दिलाएगा। तो शादी होने के बाद जो है वो ऐसे ही करती है, जाती है और बोलती है बात देखो भैया, बात ऐसा है कि हमें हार वार दिलाओ चंद्रहार, वरना हम कोई भी गहना वगैरह नहीं पहनेंगे। तो इस तरह से वो जाके कहती है। लेकिन लड़के वाले की तो हालत इतनी ख़राब होती है, परिस्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि दहेज में उन्हें रुपए तो मिलते नहीं हैं। तो लड़के वाली जो पार्टी होती है उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि 5-6 हज़ार रुपये तो शादी में खर्च कर दिए थे। जब इतने रुपए खर्च हो जाते हैं तो सराफे वाला क्या करता है कि जिनसे उन्होंने सामान खरीदा था वो 1 हफ्ते के अंदर इनके पास पहुंच जाता है और पैसा वगैरह मांगने लगता है कि भाई देखो ऐसा है, तुम हमसे गहने वगैरह लिए थे तो अब हमारे पैसे वापस चाहिए। देने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, 1 हफ्ते में इतने सारे रुपए कहाँ से आएंगे। अब क्या होता है कि
सोचा जाता है कि पैसे कहाँ से लाया जाए। घर पे लड़ाई झगड़े वगैरह होने लगते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बहू को बताएंगे तो बताएंगे कैसे, बेइज्जती से जो होगी अलग। ये बात जो है अपने लड़के से कहते हैं तो होता क्या है कि उनका लड़का कहता है, देखो बात ऐसा है कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ अपनी जब इसकी शादी हो जाती है तो अपने बीबी को बहुत लंबी लंबी फेंकता है कि मेरे पिताजी ज़मींदार है, हमारे खाते में 25,000 रुपये पड़े हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास। तो इतनी लंबी लंबी फेंक चुका होता है कि अब अपनी पत्नी के पास जाकर कहे भी तो कहे क्या कि तुम्हारे गहने वापस करो, बहुत उधार है, तो बेइज्जती सो होगी अलग। तो होता क्या है कि अपनी पत्नी को तो मांगने में उसे बहुत शर्म आ रही होती है और मांगना तो चाहता नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, बोलता है देखो भैया बात ऐसा है कि हम अपनी पत्नी से मांग तो नहीं पाएंगे और उधार भी तो चुकता करना है। हम एक काम कर सकते हैं, चुरा लेते हैं। जब चोरी हो जाएगा तो उसे लगेगा चोरी हो गई, तो वो कुछ कह भी नहीं पाएगी और इज्जत भी हमारी बच जाएगी। तो इसी तरह से बातचीत होता है उनके बीच। और वो क्या करता है कि उसकी बीवी उसके पास वो जाता है। जब वो उसके बीवी के पास जाता है तो वो सोचता है कि उसकी बीवी को सारी बात बता दे, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बीवी को बताए। तो क्या करता है कि पत्र लिख के बता देंगे सोचता है, लेकिन उसकी बीवी जब उससे इतना प्यार कर रही होती है तो उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उसे पत्र लिख के बताए। अब क्या करता है, बेचारे के पास कोई उपाय नहीं रहता है, तो एक ही उपाय रहता है चोरी करना, यानी कि अब गबन करेगा। तो वो क्या करता है, रात में चुपचाप जाकर लगभग 4-5 बजे का समय रहा होगा, संदूक जिसमें गहने रखे होते हैं उसे चुरा लेता है और चुराने के बाद अपने बाप को लाकर देता है। पिताजी ये देखकर कहते हैं कि तुमने क्या किया, मेरे वसूल के खिलाफ है। हमने ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम किया है, कभी रिश्वत ना ली, और आज तुम चोरी करके लाए हो। वह कहते हैं देखो बात ऐसा है कि मेरी बीबी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सीधी सी बात है कि हम ये चुरा कर लाए हैं, लेना है लो वरना मत लो। जब वह गहने लेकर बेचने जाते हैं तो होता क्या है कि सुबह का समय होता है, फिर वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि चोर चोर चोर। तो उसकी बीवी सोचती है कि कहीं मेरे गहने वगैरह चोरी तो ना हो गए। तो जाके वो देखती है तो जहाँ पर ही संदूक था वो संदूक ही गायब रहता है, गहने वगैरह तो मिलते नहीं हैं। और उसे समझा दिया जाता है कि देखो बात ऐसा है कि पुलिस वगैरह आएगी और बहुत बेइज्जती होगी और गहने तो वापस मिलेंगे नहीं, तो एक काम करो, पुलिस वुलिस को कंप्लेन करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से बातचीत होती है और होता क्या है कि वो चुपचाप हो जाती है और इस तरीके से वो गहने को चुरा लिया जाता है। और गहने को चुरा लेने के बाद जो है उसे बेचने जाते हैं तो वहाँ कहानी कुछ और हो जाता है। जो वो गहना 3,000 रुपये में ख़रीदे होते हैं तो दुकान वाला भाई जो देखता है वो बोलता है भाई देखो बात ऐसा है कि गहने हो चुके हैं पुराने, इसके तो मैं सिर्फ 2,000 रुपये ही दूंगा। फिर भी क्या होता है कि गहने बेच दिए जाते हैं और उधार भी रह जाता है, गहने भी चले जाते हैं और इस तरीके से वे लोग बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस जाते हैं। जब गहने चले जाते हैं वह लड़की बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा आभूषणों से प्यार होता है। जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है तो अपने पति से कहती है कि आपके पिताजी के पास तो इतने पैसे हैं तो गहने क्यों नहीं दिला देते। वो कहता है शायद हमारे 2 भाई और भी हैं, इसके लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना है, शायद इसलिए गहने नहीं दिला रहे हैं, उनके लिए भी उन्हें बहुत कुछ करना है। वह कहती है तो फिर ऐसा है तुम ही कुछ कर लो, लेकिन उसे नौकरी करने में भी शर्म आ रही होती है क्योंकि नौकरी मिलेगी कहाँ, और अगर 10-20 रुपए की नौकरी करेगा तो बेइज्जती सो होगी अलग। इसी तरह से वो सोचता है कि नौकरी कहाँ करे, लेकिन इसी बीच होता क्या है कि वो शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है और बहुत सारे लोग जो है से उसके जान पहचान होती है। लेकिन वहीं बात घूम फिर कर आ जाती है कि वह किससे कहे कि हम फटीचर हैं। पहले तो बहुत लंबी लंबी हाँक चुका था कि मेरे पास ये है वो है, किससे कहें कि हमें 20-30 रुपए की नौकरी दिला दे। उसकी बीबी कहती है ऐसा है पत्र लिख लो और अपने मित्र वगैरह सबको भेज दो, कोई ना कोई मित्र तो मदद कर ही रहेगा। तो उनका एक दोस्त होता है रमेश, जो शतरंज इनके साथ जो है रात दिन इन्हीं के साथ शतरंज खेला करता था। तो फिर ये जो है एक काम करते हैं कि उसे पत्र लिख कर भेज देते हैं। और फिर होता क्या है कि जब
उसके पास वापस चला जाता है। तो रमेश कहता है, यार बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो, तुम्हारी तो शादी वादी भी हो गई है। तो रमेश के पास जाकर जो है अपनी सारी चिंताओं को जो है उसे बता देता है। तो वह कहता है, देखो परेशान होने की कोई ज़रूरत ना है, आओ मेरे साथ बैठ कर शतरंज खेलो और नौकरी जो है हम तुम्हें दिला देंगे। तो ये जो है बैठ कर शतरंज वगैरह खेलते हैं। तो खेलते 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 ही वो बताता है कि एक कलर की नौकरी खाली पड़ी है पिछले 30 सालों से। एक बूढ़ा जो है बहुत सालों से यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन वो भी जाएंगे जाएंगे करता है, पर उसे मजबूरी में रखा हुआ है। वो नौकरी जो है तुम्हें दे दी जाएगी, कोनो दिक्कत तो हो गई नहीं तुम्हें? तो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम वो नौकरी कर लेंगे। और इसी तरह से जो है दोनों मित्र बात करते हैं और शतरंज भी खेलते रहते हैं, और वो नौकरी करने को भी तैयार हो जाता है और वहाँ पर नौकरी करने लगता है। लेकिन वह नौकरी करने का तरीका ही कुछ अलग होता है। असल में वहाँ पर बूढ़े को मिल रहा होता है 30 रुपये और इसे मिल रहे होते हैं 20 रुपये, क्योंकि ये नया होता है। वो बूढ़ा जो है फटी सी मैली सी दरी में बैठकर लिखा करता था। तो बड़ा सा ये जो क्या करता है कि बड़ा सा कोट पैंट निकालता है और बहुत बेहतरीन वहाँ पर तैयार होकर हीरो बनकर जाता है। और जब हीरो बनकर जाता है तो लोगों को लगता है बहुत बड़े पोस्ट में है, साहब है कोई। तो ये तो वहाँ बहुत ही बन ठन कर जाता है। चपरासी वगैरह जो होते हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, इसे साहब समझकर नमस्ते वगैरह करते हैं, सलाम वलाम ठोकते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो है बहुत सारे बूढ़े वगैरह होते हुए इसे समझाते हुए, बाबू देखो ऐसा है कि काम तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, पर यहाँ पर ही जो है आगे चल के भुगत जाओगे। वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वह कहता है हम ये फटी मैली दरी पर नहीं बैठेंगे, कायदे के हमारे लिए कुर्सी लगाई जाए। कुर्सी लगवाता भी है और जितना भी हिसाब किताब लिखना होता है बहुत सारी भीड़ जमा होती है। कहता है इसे यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए, सभी लोग बाहर खड़े हों, एक एक करके आएंगे और यहाँ पर ही अपनी जमा पूंजी लिखवाएंगे। उस समय आदमी का मैटर तैयार करने का एक आना मिलता था, जिसमें से आधा चपरासी रखा करते थे। वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी लोग आते हैं वह बहुत सारा खुद भी तो घोटाला करते हैं। तब तुम घोटाला करोगे तो हम क्या हिसाब कायदे से लिखेंगे? जो आपका घोटाला है उनमें से भी हिसाब चाहिए, वरना हम आपका घोटाला भी इसमें लिख देंगे और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वाह, अंधाधुन पैसे छापना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जो है चपरासी जो होते हैं उसके साथ उन्हें भी खूब फायदा दिलाता है। जितने अफसर होते हैं उन्हें पान खिलाता है, पुड़िया खिलाता है, अंधाधुन, और इस तरीके से जो है बहुत कम समय में उसका ऑफिस में जलवा हो जाता है। लोग उसे बाबूजी बाबूजी कहने लगते हैं और वह बहुत तेजी से तरक्की करने लगता है। लेकिन कहानी अभी भी वहीं पर अटकती है। जो गहने चंद्रहार का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया है। पैसा वह बहुत कमा रहा है। रमेश बाबू भी खूब खुश होते हैं। उसने उन्हें भी कलर, वो बड़े ऊंचे कलर होते हैं, वो उन्हें भी पैसे देता है, सबको खिलाता पिलाता है, बहुत खुश रहता है। लेकिन इतने रुपए भी नहीं कमा पाता है कि 1000 रुपये या 2000 रुपये का चंद्रहार खरीद पाए या गहने खरीद पाए। लेकिन होता क्या है कि एक दिन वह टहलते हुए जा रहा होता है। वो सोचता है चलो यह गहने वाली दुकान देखते हैं। वह उनकी दुकान पर जाता है और उनसे कहता है हमारे जैसे गरीब कलर बाबू लोग हैं, हम कहाँ खरीद पाएंगे। सराफे वाला जानता है, सब लोग जानने लगे हैं, सब नमस्ते करते हैं। बताओ 10,000 रुपये का सामान बेच दोगे, कोई टेंशन नहीं है। उसे लगता है कि यार ये तो उधार देने को तैयार है, चलो ले ही लेते हैं, धीरे धीरे निपटा दिया जाएगा, कमाई तो ऐसे भी हो रही है, अच्छी खासी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो गहने खरीदने को तैयार हो जाता है और उसके बाद जो है वो वहाँ से गहने खरीद लेता है। जब वह गहने खरीद लेता है, चंद्रहार तो अभी भी रह गया है। तो बाकी सराफे वाले जो होते हैं क्या करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इनकी जो बीवी है गहने की बहुत दीवानी है। वे लोग उसे जब तब आते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं, नमस्ते बाबूजी, नमस्ते, सलाम वगैरह ठोकते हैं और गहने खरीद लो करके कहने लगते हैं।
यहाँ तक कि एजेंट जो होते हैं वे बेचने वाले उसके घर चले जाते हैं। एजेंट एक घर पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, तो उसकी जो मम्मी होती है वे भी चीज़ें बहुत पसंद आती है उन्हें, वे खरीद लेती है। ठीक है, वे भी उधार थे क्योंकि 800 रुपये 900 रुपये के जो है गहने उन्हें दे देता है उधारी में। कमाते तो वैसे भी ये 30 रुपये हैं, और इस तरीके से उसके ऊपर कर्ज का जो है दबाव बढ़ता चला जाता है। और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या करेगा बेचारा आदमी? चोरी ना करेगा, डकैती करेगा, गबन करेगा। अब होता क्या है, उसके ऊपर भार बढ़ने लगता है। अपनी बीवी से तो वह कह नहीं सकता है कि भाई देखो ऐसा है कि हमें जो है पैसा वैसा उतना कमाते नहीं है और तुम थोड़ा ध्यान रखा करो। ना मम्मी से कह सकता है कि गहने वापस कर दो। क्या करता है बेचारा? सोचता है कि चोरी करा जाए। उधार इतना हो जाता है कि धीरे धीरे जहाँ पे वह काम कर रहा होता है, उनकी जो बीवी होती है, रत्ना नाम होता है उनका, वह उसे 600 रुपये देती है और कहती है कंगन बनवा के ले आना। बेचारा 600 रुपये लेकर जाता है और सराफे वाला जो होता है 600 रुपये भी रख लेता है और ऐसा है तुम्हारा उधार बहुत है, 600 हमें लाओ, कंगन वंगन कुछ नहीं मिलेगा, तुम बढ़ो यहाँ से। अब वह रुपए भी चले गए। इज्जत तो बहुत बना रखी थी कि मेरे पास ये है वो है, ऐसा सोचते हुए वो जो है जा रहा होता है। अगर रत्ना जी को पता चलेगा हम फटीचर है, हमने उनके रुपए रख लिए, तो बेइज्जती तो हो जाएगी, बहुत भारी बेइज्जती होगी। अपने तरीके से पट्टी पढ़ाने लगता है, कहता है पता नहीं आज कंगन वाला दुकान बंद था, कंगन नहीं मिला तो कंगन नहीं है उसके पास। इस तरह से जो है वो बहाने दिया करता है। वह कहती है देखो ऐसा है, तुम्हें मेरे पैसे वापस कर दो, हमें कंगन वंगन नहीं चाहिए। वो सोचता है अब क्या करे, अब तो बेइज्जती हो जाएगी और रुपए भी देने पड़ेंगे। वे क्या करता है, म्यूनसिपैलिटी जो है जहाँ वो काम करता था वहाँ से 800 रुपये चुरा लेता है, यानी कि गबन कर लेता है और घर ले जाता है। और उसकी बीवी जब पूछती है कहाँ से आया तो कह देता है रत्ना के है। और जब वह बाहर घूमने गया होता है, रत्ना जो घर आ जाती है, उनकी बीवी कहती है आपके तो रुपए रखे हुए हैं। कहता वो बहाने बनाने के लिए है, आपके तो रुपए रखे हैं। पता चलता है वो जो रुपए म्यूनसिपैलिटी से लेकर आया होता है, रत्ना जी उसे लेकर चल गई होती है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो बेचारा घबराया सा दौड़ते हुए जाता है रत्ना के पास। तो रत्ना बोलती है देखो कायदे से इसमें 800 रुपये थे, 600 रुपये हमने रख लिए, ये 200 रुपये तुम रखो, वापस रखो और जाओ, मैंने अपने पैसे ले लिए। अब नगर पालिका वाले कहते हैं अगर 800 रुपये नहीं दिए तो गबन के आरोप में तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो बेचारा पूरा घबरा जाता है। उसके पास 100 रुपये जमा होते हैं, 300 हो गए, 200 उसकी बीवी देती है, 500 हो गए, लेकिन 300 रुपया अब भी कम पड़ता है। तो होता क्या है कि वह जाता है और बोलता है देखो हमारे पास पैसे वैसे थे लेकिन रास्ते में कहीं गिर गए हैं, और बहुत गिड़गिड़ाता है बेचारा। तो उसे 1 दिन का मोहलत दिया जाता है। तो वो क्या करता है, उसे पता है कल तक उसे 800 रुपये जमा नहीं किया तो फिर क्या होगा, तुम्हें उठा के पुलिस ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। वो सोचता है हमारे ऊपर गबन का आरोप लगेगा, मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, बहुत बेइज्जती होगी, पुलिस हमें उठा के ले जाएगी। वो क्या करता है कि शहर को छोड़कर भाग जाता है और कलकत्ता चला जाता है। जब वो कलकत्ता चला जाता है वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस उसे शक की निगाह से देखती है और उसे उठा लेती है। इधर उसकी बीवी क्या करती है, जब उन्हें पूरी बात पूरी कहानी पता चलती है कि ये हुआ था, वो अपनी बीवी को पत्र लिखकर सारी बातें बता देता है। हम परेशान हो गए हैं, हम रहे हैं भाग, हम जो है तुम्हारे क्षमा प्रार्थी है, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और उसकी बीवी जब ये पढ़ती है तो बहुत गुस्सा करती है, पर क्या करे उसका पति है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्या करती है कि वो अपने जितने भी गहने वो बेचती है और नगर पालिका के सारे रुपए चुका देती है। इधर उसे जब पुलिस पकड़ लेती है और कलकत्ता में क्या होता है कि वहाँ की पुलिस देखती है कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा केस उस नहीं है, फिर भी उसे छोड़ती नहीं है और उससे कहती है तुम्हें गलत गवाह बनाया जाएगा, और सरकारी गवाह बना देती है। और जो
कुछ अच्छे क्रांतिकारी लोग होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ गवाही दिला देती है। जब खिलाफ गवाही दे देता है तो वहाँ की जो जनता होती है इसके खिलाफ हो जाती है, जनता नाराज हो जाती है और कहती है इसे मार देना चाहिए। पुलिस उसे अपने पास पकड़ के रखती है जब तक सजा ना हो जाए। पूरी पेशी निपट जाती है और इस तरीके से वहाँ बहुत बुरी तरीके से जो है फंस जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारी रत्ना होती है वो कलकत्ता जाए रहती है और कलकत्ता जाने के बाद बहुत ढूंढने का प्रयास करती है, पर इसका कोई खबर नहीं लगता है। तो उसकी जो बीवी होती है वो भी कलकत्ता पहुंच जाती है और रत्ना वगैरह से मिलती है और दोनों मिलकर ढूंढती है। वहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद भी जो है रमानाथ नहीं मिलता है। तो उनकी जो बीवी होती है एक नक्शा बनाती है और कहती है जो इस नक्शे को भर देगा शतरंज के खेल में उसे 50 रुपया दिया जाएगा। और सबको पता होता है कि ऐसा नक्शा जो है केवल एक ही आदमी भर सकता है, उसका पति। बाकी इतना बड़ा शतरंज का कोई खिलाड़ी नहीं है कि इस खाने को भर पाए। और इस तरीके से वे उसके पास पहुंचती है और पुलिस से छुड़ाती है उन्हें। और वहाँ पर एक वैश्या भी मिलती है जिसका नाम होता है जोहरा। जोहरा उसका नाम होता है। वह उनकी बहुत मदद करती है। फिर वहीं से यह सारे लोग कलकत्ता से वापस आ जाते हैं। गांव में वे लोग खेती करने लगते हैं। सारे बुरे काम छोड़ देता है, सारी नौकरियां छूट जाती है। जो जोहरा वैश्या होती है वे भी इनके साथ रहने लगती है। और आखिर में क्या होता है, जब एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए होते हैं तो बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। जोहरा उसमें डूब जाती है। रमानाथ जो होता है चिल्लाते रहता है, बहुत दुख में होता है। और जालपा जो इनकी पत्नी होती है यह भी बहुत ज़्यादा दुख में होती है। इस तरीके से वह जो है बहकर चल जाती है। लोग नदी के किनारे बैठे हुए रहते हैं और देखते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं कि जो वैश्या थी वो बहुत अच्छी थी, उसने हमारी कितनी सहायता की, हमें बचाया, पुलिस से छुड़वाया, वापस लेके आई, पूरी सेवा की हमारी। और उसकी सेवा भाव को देखते हुए याद करते रहते हैं। और इस तरह से जो है यह कहानी गबन ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।